हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, वेरी गुड। आज फिर हम लोग क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारी बोर्ड में, सीबीएसई हो, आईएससी हो या स्टेट बोर्ड हो, साथ ही साथ नीट और जेई सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत आसान भी है क्योंकि इसकी बेसिक जो बातें हैं हम लोग 11th में ही पढ़ लिए थे, लेकिन मैं उस बात को फिर से एक बार रिकैप करूंगा ताकि अपनी 12th की केमिस्ट्री जेई लेवल तक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बिल्कुल अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले जानो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या सब है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा कंडक्टिविटी सेल, जिससे हम लोग कंडक्टेंस निकालते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी कंडक्टेंस निकालोगे इसी बेसिस पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास, ये डायग्राम हमने पहले बना रखा ताकि टाइम थोड़ा बचेगा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं इसलिए पहले बना रखा है, कोई बात नहीं, अभी यहां से देखें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो सी बातें बताया हमने, केमिकल एनर्जी मतलब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन, और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता हो तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर दूसरा सेल है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है और रिडॉक्स रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल सब्सटेंस जमा होता है। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी गेन करते हो तो उसको हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा हुआ कंडक्टिविटी सेल, जिसमें हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और रिलेटेड जो और थ्योरी है कोलार्स लॉ वगैरह, ये सब बात पढ़ेंगे। है इंटरेस्टिंग, लेकिन जब आप हर बात ठीक से सीखोगे तब, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना हमारी बात। एक बार में नहीं समझ आया तो रिकैप कर लेना, एक बार रिवाइंड करके फिर दोबारा देखना, लेकिन वीडियो बार बार देखना ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट आ जाए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, पढ़ते भी जा रहे हैं। ये ऐसा डिवाइस है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और पता होगा करंट फ्लो के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, मतलब वी गेन व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। यानी is such a device, ठीक है, in which spontaneous redox reaction occurs at electrodes, ठीक है, due to which electric energy is produced। शॉर्ट में जाने तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यानी इस सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम लोग पहले यही बात देखेंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। दूसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो भी हम लोग पढ़ते ही जाए। दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है।
हम इसी बात कर, अभी डायग्राम लिखा हुआ बार बार नहीं मिटा रहा हूं, एक बार मैंने लिख लिया है ताकि इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, दूसरा पार्ट जाने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या होगा सेकेंड पार्ट में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दूसरा सेल पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब ये ऐसा डिवाइस है, इज सच अ डिवाइस, ठीक है, इन विच ओके, इन विच electrical energy is when passed through electrolytic solution, then chemical substance is deposited or liberated, ओके, और लिबरेटेड, गैस होगी तो लिबरेट हो जाएगी, लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। मतलब इस सेल में, फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। वहां था केमिकल से इलेक्ट्रिकल, हियर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy। ये दूसरा पार्ट होगा, सभी पार्ट पढ़ने हमें, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बार फिर से समझते चलो, पहले केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल चेंज होता है, केमिकल एनर्जी यूज होता है और आपको मिलता है कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, मिलेगा कौन सा चीज? केमिकल एनर्जी, बिकॉज यू गेन केमिकल सब्सटेंस। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, कंडक्टिविटी सेल। इस सेल में हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होता है वो हम लोग पता करते हैं, कंडक्टेंस वी डिटरमाइन। तीसरा पार्ट होगा सी। हम तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे वन बाय वन। थोड़ा लंबा यूनिट है, ठीक है, देखते चलो। कंडक्टिविटी सेल, इस सेल में is such a device, ठीक है, by which we determine specific conductance, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम लोग कंडक्टिविटी कर देते हैं, कंडक्टिविटी, ओके। मोलर कंडक्टेंस, अब इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, फाइंड हम लोग करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका निकालेंगे? इज सच डिवाइस इन विच वी डिटरमाइन, ठीक है, वी डिटरमाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बस ये तीन पार्ट पढ़ने, इससे रिलेटेड और आगे बात पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीन पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आज पहले क्लास में हम यही सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे, ठीक है। इसको हटा दें, ओके। चलो, अब आज के क्लास में पहला चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये जो डिजाइन किया है एक सिंपल गैल्वेनिक सेल है,
डेनियल सेल, अब बहुत तरह के नाम रखेंगे लेकिन सारे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल में यहां देखना, जब हम जिंक मेटल को जिंक सॉल्यूशन में इमर्स कर दिया, कॉपर प्लेट को या रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, इमर्स कर दिया, और दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, जिसमें एक गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ, एक की लगा रखा है, स्विच। ओके, ठीक है। और जैसे अच्छा, उसके बाद एक और इसमें पार्ट होता है, कौन सी, सॉल्ट ब्रिज, जो दोनों अभी बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है। तो ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, ये जो कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, ये कंप्लीट किसका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे आप जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा के रखा, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने इमर्स करके रखा, और जैसे यह स्विच ऑन करोगे यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, तो यहां से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ शेल या फिर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा इस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है वही इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। इस पर कॉपर फिर डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यहां देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर जा रहा है, एनोड टू कैथोड। कंसिक्वेंटली करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ, यहां ग्रीन इंक से लिखा हुआ करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये नॉर्मल जो गैल्वेनिक सेल है उसकी बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है। इसका क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज हटा देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, क्या बगैर सॉल्ट ब्रिज का भी सॉल्ट सेल बन सकता है, तो सारी बातों का जवाब हम वन बाय वन देंगे। तो ये आपके सामने में जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, एनोड किसे कहेंगे, कैथोड किसे कहेंगे, सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, इसका फंक्शंस क्या होगा, सेल रिएक्शन क्या होंगे। ये देखो, ये एनोड रिएक्शन है और ये क्या है, कैथोड रिएक्शन है। ठीक है, अब आप इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो सेल रिएक्शन, चूंकि ये हाफ रिएक्शन है, अरे ऑक्सीडेशन हाफ होता है, हाफ रिएक्शन, रिडक्शन भी हाफ रिएक्शन, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो इसका जो सेल रिएक्शन होगा उस दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो, मतलब जिंक सॉलिड, ये किस में जा रहा है, जिंक आयन सॉल्यूशन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। फिर कैथोड रिएक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था ऑक्सीडेशन हाफ में, वही इलेक्ट्रॉन गेन हो गया और कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर सॉलिड में। यदि हम लोग इस रिएक्शन को ऐड कर दें तो हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगा। देखो कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, यानी कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे हम लोग जिंक सॉलिड डाल दें मेटल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड मिल जाता है और जिंक आयन मिल जाता है सॉल्यूशन में। ठीक है, चाहे तो हम इसको एक्वस लिख दें या सॉल्यूशन रहने दें। तो यहाँ देखो, ये एक्वस लिख देता हूँ, चलो सॉल्यूशन है तो एक्वस, ये भी एक्वस। तो ये जो है ये कंप्लीट क्या है, सेल रिएक्शन, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल को और रिडक्शन हाफ सेल को आप ऐड कर दोगे तो सेल रिएक्शन मिल जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कई एग्जांपल्स देंगे तो इतनी बातें सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समरी देख लो, फिर मैं इसमें जो पार्ट्स, जो टर्म्स इन्वॉल्व है वहां से बात शुरू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जानो, ये जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मली कन्वेंशन है कि एनोड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड में क्या है, कैथोड। जैसे ही हमने यहाँ स्विच ऑन किया, के लगा, की ऑन करेंगे, की लगाएंगे, सर्किट पूरा होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होता है, करंट का, इसलिए करंट का फ्लो कहां से होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होने लगेगा। और बातें हम डिस्कस करेंगे। इस सेल का जो आप देखोगे सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। ओके, यदि हम लोग यदि हम एक्सटर्नल अब सोर्स लगा दें, रेसिस्टिंग फोर्स कोई लगा दें, एनर्जी लगा दें, अब वो 1.1 से कम रखें, तब भी ये डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा इलेक्ट्रॉन का।
लेकिन यदि एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट का अपोजिंग फोर्स लगा दें, पोटेंशियल, अपोजिंग पोटेंशियल इस सेल में लगा दें, तो ये सेल इलेक्ट्रॉन देना क्या होगा, बंद कर देगा। ठीक है, ओके, यानी ये सेल रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल स्टेट में आ जाएगा। और यदि 1.1 से हम लोग ज्यादा, 1.1 वोल्ट से ज्यादा, उसे हाइयर यदि अपोजिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें इसी सेल में और कनेक्ट करके बाहर से सोर्स लगा दें, चार्ज डालना शुरू कर दें, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ आ जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन सेल फिजिबल है तो हमेशा इसका सेल पोटेंशियल से कम ही आप रखोगे, कौन सा चाहिए, एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग पोटेंशियल। तो ये बातें हम बाद में करेंगे डिस्कशन, पहले ये देख लें कि इस सेल में क्या क्या टर्म्स शामिल हैं। समझ में आ गया होगा। अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ये सेल सिंपल इलिस्ट्रेशन है, इसको आप सेट कर लें ताकि हम इससे रिलेटेड सारी बातें ठीक से समझ सकें। ओके बने, अब मैं इस सेल को हटा रहा हूं, हमें जो बताना था बता दिया। देखो, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, कॉपर इलेक्ट्रोड को, कॉपर रॉड को कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्स किया, जिंक रॉड को, जिंक का इसके पीछे भी कारण बताऊंगा, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन या जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्स किया, सॉल्ट ब्रिज इंसर्ट कर दिया, और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होने लगेगा। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, यानी गैल्वेनिक सेल का। ओके, हटा दे, चलो, वेरी गुड। अब हम सीखें कि इस सेल में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं। बार बार हमने कई टर्म्स यूज कर लिया, पहले इसके बारे में जानकारी लो। हालांकि इसकी बेसिक बातें 11th में हो चुका रहता पढ़ाई, लेकिन फिर भी हम पूरी रिकैप कर रहे हैं ताकि जिस स्टूडेंट ने 11th में नहीं पढ़ा हो उसके भी समझ में आ जाए, बल्कि ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो, टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला टर्म तो होगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो पहला टर्म हम बात करते हैं, नंबर 1, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड होता है कि जब भी किसी मेटल को, मेटल रॉड को, मेटल प्लेट को उसके अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में आप इमर्स कर दें, डुबा दें। जैसे आयरन है तो आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो, सिल्वर है तो सिल्वर सॉल्ट सॉल्यूशन में आप इमर्स करें, तो फिर वो एक इलेक्ट्रोड बना लेता है। क्यों, तो वहां दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज होके अब मेटल आइंस कहाँ आ जाए, सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्यूशन में जो मेटल आइंस है, कॉमन आइन होना चाहिए, सॉल्यूशन में जो मेटल आइंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाए। मतलब रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रोड के दो ही पोटेंशियल होते हैं, क्या क्या, आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड कहते हैं किसे, कि अ मेटल रॉड या प्लेट या वायर, जो भी लिखे सब लिख देता हूं, वायर इमर्स्ड या डिप्ड, जो भी लिखो, इमर्स्ड, डुबा दिया गया, इनटू इट्स ओन आइन सॉल्यूशन, इसके अपने ही आइन वाले सॉल्यूशन में इमर्स कर दो। अ मेटल रॉड या प्लेट और वायर इमर्स इनटू इट्स ओन आइन सॉल्यूशन constitutes an electrode। ये एक इलेक्ट्रोड बना लेता है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। यानी याद देखो, जैसे एक बीकर में हमने कोई मेटल आइन सॉल्यूशन ले लिया, एक बीकर में मेटल आइन सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है मेटल आइन का, इसमें हमने इमर्स कर रखा है मेटल आइन, N पॉजिटिव आइन है। ठीक है, और इसमें वही मेटल, जो मेटल यहां लिया है उसी का एक रॉड या प्लेट इसमें इमर्स कर दें। ठीक है, इसमें हम लोग मेटल का रॉड या प्लेट इमर्स कर दें। ये हमने मेटल रॉड लगा रखा, ये मेटल है,
मेटल सॉलिड, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब? जब आप इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करोगे। तो फिर अब यहां दो केस हो सकता है। केस वन, अब बताओ, समझ में आ गया होगा कि जब भी जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, आयरन को आयरन सल्फेट में डाल दो, आयरन क्लोराइड में डाल दो, हम ये नहीं कहते सल्फेट ही ले, ठीक है। कॉपर को कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो, सिल्वर को सिल्वर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दो, मतलब किसी भी मेटल को उसके अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में इमर्स कर दे। या फिर गैस भी होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसको आप पास करें HCl सॉल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। क्लोरीन गैस है, उसको क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें क्लोराइड आयन, उसमें पास करो, क्लोरीन इलेक्ट्रोड मिल जाएगा, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं कि मेटल हो, ये तो हम मेटलिक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, हम देखेंगे गैसियस इलेक्ट्रोड भी होता है। पहले ये देख लो, फिर हम बात करते हैं उसकी भी, वो अलग से ही पढ़ेंगे आप, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड। तो जब मेटल को आप मेटल आयन सॉल्यूशन में इमर्स कर देंगे तो दो ये हो गया कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रोड। जैसे M के जगह हम लोग ले सकते हैं, ले लें कॉपर, सिल्वर, सॉरी जिंक, सिल्वर, आयरन, निकेल एक्सेट्रा, एल्युमिनियम, कोई भी रखो, ठीक है। तो मेटल को जब आप इसमें करेंगे, डिप कर देंगे उसके अपने आयन सॉल्यूशन में, तो एक क्या बना लेगा, इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोड का काम क्या क्या ऐसा हो सकता है? तो पहला केस ऐसा हो सकता है कि ये जो मेटल आप देख रहे हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए। मेटल सॉलिड may be oxidized into metal ion में ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी मेटल सॉलिड है, ये मेटल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो आप कह दोगे कि ये किस तरह का इलेक्ट्रोड होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, 0, 0 से क्या हो रहा है, पॉजिटिव, N पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। दूसरा हो सकता है केस 2 कि मेटल आयन, यहां सॉल्यूशन मेटल आयन है, मेटल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, may be reduced, ये रिड्यूस हो सकता है into मेटल सॉलिड, यानी मेटल आयन, देखना ये N इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब कन्वर्ट हो गया किसमें, मेटल सॉलिड में। तब खुद देखो यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ क्या है, 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या ऐसे भी देखो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोड में दो काम हो सकता है, या तो उस इलेक्ट्रोड का यूज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह होगा, या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह होगा। अब ये डिपेंड करता है उसका जो पार्टनर इलेक्ट्रोड है वो कैसा है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी कोई इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ हमने क्या मान लिया था, एनोड। जरूरी नहीं कि जिंक हमेशा एनोड होगा, यही जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे इसको हम लिथियम इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दें, मतलब एक रूल बताऊंगा, पहले पढ़ेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। इसकी भी आइडेंटिफिकेशन है, किस बेसिस पर, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बेसिस पर। ओके, तो वही बात करेंगे। ये तो इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। और दूसरी बात, ये नहीं सोचना कि केवल मेटल को ही हम लोग मेटल आयन सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी गैस को उसके अपने ही आयन सॉल्यूशन में पास करो तो वहां भी इलेक्ट्रोड बनेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रोड कहते कौन सा, गैसियस इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल H2 gas when passed through HCl solution, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, और H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब H+ आयन है और उसमें आपने H2 गैस को पास किया, तो इलेक्ट्रोड जो बनेगा उसको कौन सा कहेंगे, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। क्लोरीन गैस को पास करो, ठीक है, किसमें, तो क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में। ओके, तो उसको हम कौन सा इलेक्ट्रोड कह देंगे, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। मतलब ये केवल सॉलिड की बात नहीं है, ये बात फिर हम देखेंगे जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तब। अब हमें ये देखना है कि दूसरा पार्ट, कि इस
कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा सेल में, जब सेल बनेगा तो 2 इलेक्ट्रोड की जाइए, और एक पर लॉस होगा, दूसरा पर क्या होगा, गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तभी तो करंट मिलेगा, राइट। इसलिए हम ये सीखेंगे, पहले तो ये जानो कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, अब फिर उसकी पहचान बताऊंगा। दूसरा टर्म चलो, एनोड। अब जिस बच्चे को याद नहीं रहता उसके लिए बता रहा हूं, एनोड का जो पहला 3 लेटर है ANO, यही फर्स्ट 3 लेटर एनोड की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जाता है। देखो, A फॉर एनोड, ओके, N फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड, याद रखना, नेगेटिवली चार्ज्ड, और O फॉर ऑक्सीडेशन। बस हो गया, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन पूरा लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है और जिस पर कौन सा चीज होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो किसी सेल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। यानी अब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके पहला 3 लेटर AN और O इस बात को बता देता है, एनोड की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट 3 लेटर। यानी एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड electrode at which oxidation, that is loss of electron occurs, okay। तीसरा देखो, कैथोड। अब कैथोड में ऐसा कोई तुकबंदी नहीं है, उल्टा याद रखना, एनोड का ठीक उल्टा। तो कैथोड होगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जिस पर क्या होगा, रिडक्शन, कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड at which reduction, that is gain of electron occurs, जिस पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी यानी कि रिडक्शन होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड। हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पहचान में कैसे आएगा, कि मान लो आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोड दे दिया और कॉपर इलेक्ट्रोड दे दिया, अब पूछा गया कि बताओ भाई इसमें से एनोड होगा कौन, कैथोड कौन होगा, तो इसकी प्रेडिक्शन वैल्यू जानो, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रेडिक्ट कर लेंगे आप, प्रेडिक्शन फॉर द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रेडिक्शन फॉर द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड की पहचान करो, सेलेक्ट करना, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज एज एनोड और एज कैथोड। ठीक है। इसके लिए सिंपल रूल है कि जिस इलेक्ट्रोड का SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ज्यादा होगा, हाइयर होगा, वो इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगा, कैथोड। और जिसकी SRP वैल्यू कम होगी वो हमेशा, बस SRP में लिखना, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चलो कंफ्यूज हो जाओ, कोई एक वैल्यू लो, क्योंकि आपके सिलेबस में देखना एक टॉपिक होगा इसी में अगला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस सीरीज में सारे इलेक्ट्रोड की SRP वैल्यू दिया हुआ है। तो सब तो याद करना मुश्किल है, उतना कठिन है, सब याद नहीं करना, लेकिन 2-4-10 इलेक्ट्रोड्स है उसकी वैल्यू याद रख लेते बेहतर है। तब इसकी पहचान कैसे करते हैं वो जानो। प्रेडिक्शन फॉर, ये हमारे समझ से सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आता है या MCQ क्वेश्चन आते हैं उसमें गलतियां कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। प्रेडिक्शन कैसे करें कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, इस बात की पहचान करें। देखो कितना आसान रूल है। कहते हैं क्या, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक मेटल M है और दूसरा M1 है।
और दोनों इलेक्ट्रोड को मिला करके हमने सेल बनाया। तो हमें उसमें से ये पहचाननी है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, याद रखना, इलेक्ट्रोड हैविंग हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सब बात करेंगे क्या चीज होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको शॉर्ट में एसआरपी कहते हैं। एसआरपी, इलेक्ट्रोड हैविंग हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल will behave as कैथोड। हमेशा ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। जिस इलेक्ट्रोड की एसआरपी ज्यादा होगी वो हमेशा कैथोड होगा। अरे जब भी आप सेल बनाओगे दो इलेक्ट्रोड तो चाहिए, ए और बी। अब ए और बी में जिसकी एसआरपी ज्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड, और जिसकी एसआरपी कम है वो क्या होगा, एनोड। एंड इलेक्ट्रोड हैविंग लेसर SRP will behave as एनोड। वो हमेशा एनोड होगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तब ये बात आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी। बस ये रूल याद रखना, मतलब हायर SRP कैथोड, लेसर SRP एनोड। यानी फिर से लिख देता हूं, दैट इज हायर SRP वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। और लेसर SRP वाला इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होगा, एनोड। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ठीक से समझना। अभी आज के क्लास में केवल हम बेसिक जो बात इस सेल में जो टर्म्स इन्वॉल्व है उसी की एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये समझ जाओगे तभी आगे आराम से समझ जाओगे, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ इलेक्ट्रोड्स लिख देता हूँ और उसकी एसआरपी वैल्यू लिखता हूँ। एसआरपी वोल्ट में यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ लिख देता हूँ उसकी एसआरपी किसमें, इन वोल्ट में इसकी एसआरपी है। जैसे देखना जिंक Zn सॉलिड। अब आपसे देख के बताना। हाँ, एक बात और, जैसे ऐसा रिप्रेजेंटेशन है किसी इलेक्ट्रोड का, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक आयन किसमें जा रहा है, जिंक में, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या जा रहा है, जीरो में। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, इसलिए एसआरपी वैल्यू आप लेके चले गए, वो हमेशा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में होगा जिंक का। यहां से मैं कुछ डेटा यहां से देख के बता रहा हूं। तो जिंक इलेक्ट्रोड का, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। अभी इन वैल्यू को यूज करेंगे, इसलिए मैं एक जगह डेटा दे देता हूं। कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन ही लिख रहा हूं सभी। कॉपर इलेक्ट्रोड देखो, कॉपर 2 से कॉपर, इसका होता है +0.44 वोल्ट। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड का, कॉपर का लिख लिया सबने। कॉपर का होता है 0.34, नॉट 0.44, 0.34 वोल्ट। ये है कॉपर इलेक्ट्रोड का। सिल्वर इलेक्ट्रोड Ag+Ag, इसकी एसआरपी, सिल्वर का एसआरपी लेके चलो तो +0.80 वोल्ट। हाइड्रोजन देखना, H+I, ये किस में जा रहा है, H2 में, गैस है। प्लेटिनम ले लेते हैं, नोबल मेटल। H+I H2 में जा रहा है, इसकी एसआरपी 0 है। इसकी एसआरपी कितना है, 0। ओके, और ले लें आयरन का, लेके चलते हैं आयरन 2+ आयरन, इसका होता है 0.44 वोल्ट। आयरन इलेक्ट्रोड का 0.44 वोल्ट। और ऐसे ही आप ले सकते हो, कॉपर का लिख दिया है ना। एल्युमिनियम का आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम, ये याद रखना, या आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, देख सकते हो। एल्युमिनियम
इसकी वैल्यू एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड का माइनस 1.66 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद मैं मैग्नीशियम का दे रहा हूं, मैग्नीशियम बस इतने याद रखो, इससे ज्यादा एक जरूरत नहीं, डेटा रहता है प्रॉब्लम में हमेशा डेटा दिया रहेगा। मैग्नीशियम इसकी वैल्यू होता है 2.36 वोल्ट, 2.36 वोल्ट। बस हो गया, इतने ही से हम समझा देंगे आपको, ठीक है। अब हमारे पास ये एक हमने आपको ये डेटा कहां से लिया, इसका सोर्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS में सब बात दिया हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे ये सारे डेटा दिया हुआ। अब मान लो हमारे पास पहले कौन सा हमने एग्जांपल में लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल में अब चलो, हमारे पास जिंक Zn2 और कॉपर लिखा हुआ, ये दो इलेक्ट्रोड है। अब आप बताओ इन दोनों इलेक्ट्रोड को मिला करके यदि हम लोग सेल बनाए, सेल याद देखो हमने ऑक्सीडेशन के टर्म में लिया है, आप रिडक्शन के टर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां जो वैल्यू लिखेंगे इसकी एसआरपी कितना होता है, -0.76 वोल्ट, और इसकी एसआरपी कितना होता है, इसका होता है +0.34 वोल्ट। देखो अब बताओ इस दोनों इलेक्ट्रोड में किस इलेक्ट्रोड की एसआरपी ज्यादा है, तो कॉपर की एसआरपी, देखो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो हम लिखेंगे एसआरपी ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज हायर देन एसआरपी ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड से ज्यादा है। सो कॉपर इलेक्ट्रोड will behave as cathode and zinc electrode will behave as anode, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब मान लो इसी जिंक इलेक्ट्रोड को, ध्यान से देखना, इस जिंक इलेक्ट्रोड को यदि हम लोग मैग्नीशियम एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड के साथ लगा दें, जिंक इलेक्ट्रोड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करें, अब आपसे जरूरत पड़ जाए कि कौन होगा इलेक्ट्रोड एनोड और कौन सा होगा कैथोड, तो तुरंत पहचान लोगे। मान लें हमारे पास एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड एंड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड है भाई, Al3+ Al, ओके। इसकी एसआरपी देखना कितना है, -0.76 वोल्ट, और इसकी एसआरपी है -1.66 वोल्ट लिखा हुआ। किसकी एसआरपी ज्यादा है, दिस इज -0.76 एंड दिस इज -1.66, इसका मतलब ये वैल्यू इससे क्या है, ज्यादा है। इसलिए हम लोग कहेंगे यदि जिंक इलेक्ट्रोड और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड को मिलाकर के हम सेल बनाएं तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एनोड, और जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड। यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड will behave as what, कैथोड, यहां कैथोड हो जाएगा ये, एंड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड will behave as एनोड, ये एनोड हो जाएगा। मतलब यही जिंक इलेक्ट्रोड जब हमने इसको कॉपर के साथ कनेक्ट किया तो ये क्या था, एनोड, और जब इसको हम लोग एल्युमिनियम के साथ कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। मतलब किसी इलेक्ट्रोड का नेचर फिक्स नहीं है, एक्सेप्ट लिथियम इलेक्ट्रोड जिसकी एसआरपी सबसे कम है, वो हमेशा एनोड होगा। अब फ्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। मतलब दोनों एक्सट्रीम पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन दोनों को छोड़ दें, बीच में जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें से किसी की भी नेचर फिक्स नहीं है। मान लो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सिल्वर के साथ कनेक्ट कर दो तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड, और ये क्या हो जाएगा, एनोड। यहाँ देखो कितना है, 0.80 और यहाँ क्या है, 0.00। लेकिन इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसका आयरन है ना, माइनस में था भाई, आयरन का माइनस में, ठीक है। यदि ये इसको आयरन के साथ कनेक्ट कर दो तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, देखो इसकी एसआरपी क्या है, ज्यादा, इसकी एसआरपी क्या है, कम है, ये हो जाएगा एनोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कभी एनोड कभी कैथोड हो सकता है। मतलब
यदि किसी इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है और उसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एनोड, सॉरी कैथोड। और यदि एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है जिसके साथ आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये ज्यादा, ये क्या है, कम, तो यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एनोड, और वो क्या हो जाएगा, कैथोड। सिंपल सी बात है, जिस इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो वो हमेशा कैथोड होगा, और जिसकी एसआरपी कम हो, वैल्यू देखना माइनस साइन को शामिल करते हुए, ये नहीं कि 2.36 इज ग्रेटर देन दिस वन, नो, माइनस 2.36 इज लेसर देन माइनस 1.66, ओके। तो जिसकी एसआरपी ज्यादा होगा वो होगा कैथोड, जिसकी एसआरपी कम होगी वो क्या होगा, एनोड। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिटेल के लिए आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना, इसमें सारे इलेक्ट्रोड्स हैं। बेहतर होगा कि आप इसके अपने नोटबुक में शामिल कर लें, ओके, ताकि बार बार देखोगे तो और सीक्वेंस याद रहेगा। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है ना, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और इसकी प्रेडिक्शन, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, ये भी बात आपने सीख लिया, ओके। अब हमारे पास अगला एक और टर्म रह गया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या काम है, क्यों यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। और कई जगह ऐसा भी होता है जहां बिना सॉल्ट ब्रिज का भी सेल बनता है, ठीक है। तो कैसे याद है, अगला टर्म है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। फिर अगले लेक्चर में इसका फंक्शंस पूरी दिखाऊंगा, सेल कैसे काम करता है, फिर उसकी सेल पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालोगे, नस्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आज देखें सॉल्ट ब्रिज, केवल आज हमने प्राइमरी नॉलेज दिया। सॉल्ट ब्रिज इट इज, देखा होगा ऐसे लिखे थे, इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्ट है, यू है ना, यू का इन्वर्टेड, इसलिए लिख देता हूं, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड, इट इज इन्वर्टेड यू शेप, यू का उल्टा, यू को उलट देंगे, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप्ड, यू शेप्ड, नैरो, एकदम पतला होता है, नैरो ग्लास ट्यूब, glass tube, it is inverted U-shaped narrow glass tube filled with such electrolytic solution whose cations and anions have equal mobility, ionic mobility equal होता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं, ट्यूब filled with saturated solution, saturated solution ऑफ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पोटेशियम क्लोराइड, या लिख देता हूं, और सच सॉल्ट सॉल्यूशन whose cation and anion have equal ionic mobility, जिसके कैटायन एनायन की आयनिक मोबिलिटी बराबर होती है। पोटेशियम क्लोराइड ऐसा सॉल्ट है जितनी आयनिक मोबिलिटी पोटेशियम आयन की होगी उतनी आयनिक मोबिलिटी किसका होगा, क्लोराइड आयन का। यानी हम कह सकते हैं दोनों आयन्स के ट्रांसपोर्ट नंबर इक्वल है, टीपीएन भी कहते हैं। आप आयनिक मोबिलिटी समझो, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड नैरो ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, और इसके जो दोनों इनलेट्स होते हैं यूट्यूब, उस दोनों इनलेट्स को जेली सब्सटेंस लाइक अगर होता है, हस्क होता है, उसको जैसे डालोगे और सॉल्यूशन पानी लेगा, तुरंत क्या होता है, बना लेता है जेल, ताकि उसकी सॉल्यूशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ मिक्सअप ना हो। एंड बोथ एंड, इनलेट लिखो, बोथ इनलेट्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यूट्यूब लिख दूं या लिखो सॉल्ट ब्रिज इज क्लोज्ड विथ जेली सब्सटेंस like
अगर अगर, ये अगर अगर ऐसा हस की सब्सटेंस है, हस होता भूसी होता है, उस वजह से डालोगे सॉल्यूशन में पानी है, उसके साथ चिपचिपा होकर तुरंत जेल बन जाता है, जेल बन जाता है, ताकि उसकी सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज के सॉल्यूशन जो एनोड या कैथोड के सॉल्यूशन है उसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, जेली सब्सटेंस हो गया। मतलब आप यूं भी कर सकते हैं एसपीएम। अब देखो बता रहा हूं, आइंस की डिफ्यूजन होगा, एसपीएम नहीं क्या है, सीधा को जेली सब्सटेंस। इट इज इन्वर्टेड यू सेट narrow glass tube filled with saturated solution of potassium chloride or such salt solution whose cation and anion have equal ionic mobility, and both inlets of salt bridge are sealed liquid। close की जगह sealed लिख लें, बेहतर वर्ड यूज करें, sealed with jelly substance like अगर अगर। ओके, इसका काम क्या है, फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई और आईएससी में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ट्रू फॉल्स करके आ जाता है। ठीक है, या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कई तरह के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाए। इसका पहला फंक्शन है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स था, ये इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, एनोड और कैथोड था, इधर सॉल्यूशन था इधर भी सॉल्यूशन था, इसमें आपने सॉल्ट ब्रिज मिला दिया, तो एक्सटर्नल सर्किट तो इसका पूरा था। या देखो एक्सटर्नल सर्किट तो कंप्लीट था ना, लेकिन ये क्या करता है, इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करता है। मतलब एनोडिक सॉल्यूशन और कैथोडिक सॉल्यूशन के इंटरनल सर्किट को क्या करता है, पूरा करता है। सो इट कंप्लीट्स the internal circuit, the internal circuit between anodic solution, anodic compartment and cathodic compartment, दोनों कंपार्टमेंट के इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। पहला काम तो ये है। दूसरा काम, जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ के मेटल आयन इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर मेटल आयन क्या होता है, जमा हो जाता है। अब मेटल आयन आएगा तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ से मेटल आयन इस पर चला जाता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब जब सेल काम करेगा तो कुछ देर में एनोडिक सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कैथोडिक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। मतलब चार्ज का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे आप सॉल्ट ब्रिज मिलाओगे तो इस सॉल्ट ब्रिज का जो अपोजिट चार्ज आयन है, वो आयन इसके चार्ज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इट मेंटेन्स, दो ही फंक्शन है, इट मेंटेन्स दी electrical neutrality in neutrality of anodic solution and cathodic solution। मतलब इन दोनों सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यदि आप सॉल्ट ब्रिज हटा लो और सेल बना लिया आपने, स्विच ऑन किया, तो थोड़ी देर तो आपको करंट दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद एनोडिक सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज जमा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, तो जिंक आयन बढ़ता जाएगा। और कैथोडिक सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी, यानी कि नेगेटिव आयंस के नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। कैथोडिक सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। अब बताओ, यदि एनोडिक सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ है इस पर क्या बाहर निकलेगा, नहीं जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हुआ तो क्या कहते हैं, करंट का फ्लो भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए ये दो इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, अब एक सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि क्या बगैर सॉल्ट ब्रिज का कोई बन सकता है ये, कौन, सेल? तो कहेंगे यस। वो कौन सा सेल होगा, कंसंट्रेशन सेल, जिसमें
दोनों कंपार्टमेंट में हम एक ही सॉल्यूशन लेते हैं, इधर भी कॉपर सल्फेट, इधर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इधर भी कॉपर रॉड, इधर भी कॉपर रॉड, मतलब सेम इलेक्ट्रोड लेके चलो। लेकिन फर्क क्या होता है, तो उन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस करते हैं। मतलब कंसंट्रेशन सेल लेके चलोगे तो वहां हमें इसकी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। यहां लिख देता हूं, इन कंसंट्रेशन सेल, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, स्पेशल बताऊंगा ये, इन कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। सॉल्ट ब्रिज वहां होता है एक एलजेपी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इसी कारण करंट फ्लो होता है। सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे वहां तब आएंगे। तो आज के क्लास में हमने केवल इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में प्राइमरी नॉलेज दिया, मतलब इस सेल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड के टाइप्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रोड की पहचान कैसे करेंगे और सेल काम कैसे करता है, और साथ ही साथ सॉल्ट ब्रिज क्या है और उसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे की बात, मतलब सेल की रिप्रेजेंटेशन, राइट। सेल का कंस, अब हर जगह तो सेल तो नहीं बनाते रहोगे, हम उसको क्या करें, सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, या सेल रिएक्शन से सेल कैसे लिखेंगे, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड सो ऑन। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो, खूब मन से पढ़ते रहो, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ओके, बाय।